करके। लेकिन अगर हम पिछली कंसेप्ट पे जाएं तो आपको एक बात याद आएगी कि हाइड्रोजन का 1 से 2 ट्रांजिशन, हीलियम आयन का 2 से 4 ट्रांजिशन और लिथियम आयन का 3 से 6 ट्रांजिशन, इससे जो लाइन बनती है, इससे जो फोटोन निकलता है वो सेम रहता है। अभी अभी पिछले सेक्शन में यही बताया था मैंने कि हाइड्रोजन का 1 से 2 ट्रांजिशन, हीलियम आयन का 2 से 4 ट्रांजिशन है, लिथियम आयन का 3 से 6 ट्रांजिशन, सेम लाइन दे रहा है। और ये इसमें है क्योंकि 3 से 6 इसमें होगा, 4 से 2 इसमें होगा एंड 1 से 2 इसमें होगा। इसका मतलब ये जो 3 फोटोन है, एक इसका 1 से 2 वाला, एक इसका 2 से 4 वाला और एक इसका 3 से 6 वाला, ये सेम लाइन बनाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे या स्पेक्ट्रोग्राफ पेपर पे, ये सेम लाइन बनाएगा। यानी लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो जो 3 लाइनें थी वो मर्ज होके सिंगल लाइन दिखेगी, यानी एक लाइन 2 लाइन कम हो गई। अगर 3 लाइनें सिंगल लाइन दिखाएंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके, तो टोटल काउंट जो आएगा लाइंस का वो तो 24 की बजाय 22 ही आएगा ना, बिकॉज 3 ओवरलैप कर रही है। तो 2 कम करने का और आंसर आपका होगा 22। सो सिंस 3 लाइंस, हाइड्रोजन 1 से 2 वाला, हीलियम आयन 2 से 4 वाला एंड लिथियम आयन 3 से 6 वाला overlaps, hence total number of lines is going to be 24 minus 2 यानी कि 22, right? Another big question, but this question contain almost all type of concepts already discussed in the section of spectrum. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यहीं पे पॉज करके पूरे क्वेश्चन को नोट करो एंड नोट करने के बाद इसके एक एक सेक्शन को अटेम्प्ट करो। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है एंड अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशंस चेक करो, आंसर्स चेक करो, राइट? सो ऑल द बेस्ट, फाइंड आउट करो आंसर, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जो डेटा दिया होता वो ये बताया हुआ है कि किसी हाइड्रोजन लाइक सैंपल के अंदर आयंस किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में हैं, जब वहां से डी एक्साइट होते हैं तो 6 डिफरेंट फोटॉन्स निकलते हैं और सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल इज गिवन एज 193.64 वोल्ट, राइट? सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 6 इतना है तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से हमारा काम शुरू होगा। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए पार्ट 1, फॉर सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल can we write it like this? n1 की वैल्यू 1 and n2 की वैल्यू 3। फर्स्ट एक्साइटेशन मिलता है 1 से 2 पे एंड सेकेंड एक्साइटेशन मिलेगा 1 से 3 पे। तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3, तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है मुझे? 193.64 एंड दिस कैन बी रिटन एज 13.6 into z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 193.64। यहां से जब आप डेटा निकाल के लेके आओगे तो दिस z कम्स आउट टू बी 4 और 4 आया, इसका मतलब बेरिलियम आयन हो गया। यानी आइडेंटिफाई द सैंपल, पहला पार्ट हो गया बेरिलियम आयन। इजी है, इजी है क्वेश्चन, सारे पार्ट इजी हैं, बट ये है कि हमने कोशिश किया है कि हर पार्ट, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। तो सैंपल इस तरह से आइडेंटिफाई हो गया। फिर अगला पार्ट है फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल। यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब सैंपल डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है तो 6 डिफरेंट लाइन निकालता है। तो कैन वी अप्लाई द फार्मूला बी पार्ट के लिए? बी पार्ट के लिए n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहां से जब आप n कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4 इंटू 3 बाई, यानी n की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है? n की वैल्यू 4 आएगी, यानी फोर्थ स्टेट में सारे सैंपल्स थे, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हो। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी सी पार्ट कितना हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 13.6 z स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में जितनी एनर्जी लगती है वही बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। यूं कह लें कि पॉजिटिव साइन के साथ जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो गया आपका
13.6 इंटू जेड स्क्वायर आपको 4 स्क्वायर दिया है, दिस कम्स आउट टू बी 218.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका पार्ट सी का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट। तो जिस स्टेट की जितनी एनर्जी होगी उसमें पॉजिटिव साइन लगा दो, वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो हमें डी पार्ट निकालना है। डी पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी फॉर थर्ड स्टेट इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 9। दिस कम्स आउट टू बी 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अगला पार्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू द अबव ट्रांजिशन। यानी n से 1 में, 4 से 1 में जब इलेक्ट्रॉन आया तो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हमें लीस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी चाहिए। तो कैन यू टेल मी कि 4 से 1 में जब ट्रांजिशन होगा तो हाईएस्ट एनर्जी कौन सी होगी 4 से 1 वाले ट्रांजिशन की? तो यहां से आपको मैं हिंट देता हूं, ऐसे निकाल सकते हैं लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई। ये शॉर्टेस्ट यानी एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए 4 से 1। आप निकाल लो, ये डेटा अपने को पता है। 12400 अपॉन 13.6 इंटू 4 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ऐसे ही लैम्डा लॉन्गेस्ट के लिए एनर्जी लीस्ट चाहिए 12400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई 423। This can be 12400 upon 13.6 into 4 square 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square एंगस्ट्रॉम, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है पार्ट एफ फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट इन टर्म्स ऑफ आर। ये ब्रैकेट सीरीज के लिए है। ब्रैकेट सीरीज फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन टर्म्स ऑफ आर। आपको पता है कि ब्रैकेट सीरीज के लिए लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट सीरीज के लिए n की वैल्यू n1 की वैल्यू 4 एंड n2 की वैल्यू इंफिनिटी। तो अब अगर मैं 1 अपॉन लैम्डा का फार्मूला लगाऊं आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर कैंसिल्ड, यहां से लैम्डा आ गया 1 अपॉन आर। आंसर इज ब्रैकेट सीरीज का सीरीज लिमिट का अपने को वेव लेंथ निकालना था, तो सीरीज लिमिट के लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है सभी के लिए, ठीक है। पार्ट जी। अगला पार्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3। 1 से 2 पे फर्स्ट लाइन मिलती है, 1 से 3 पे सेकेंड लाइन मिलती है। तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए ये हो गया सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3। डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर, तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा 1 में लिख सकता हूं 13.6 या r के टर्म्स में लिख लेता हूं r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी r इंटू 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा r इंटू 4 स्क्वायर इंटू 8/9, सिंपली इतना लिख लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होगी 2 और n2 की वैल्यू होगी 3। ये आई थिंक आप लोग को पता है। तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू r इंटू 4 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी r इंटू 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। दिस इज गोइंग टू बी r इंटू 4 स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन 36, इतना ही लिख लेते हैं r इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 36। डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 and this is going to be r into 4 square 8/9 minus 5 upon 36. Can we find out it? So this is going to be r into 4 square
into 32 minus 5 divided by 36. So this is going to be r into 4 square into 27 divided by 36. तो ये हो गया आपका 49, ये हो जाएगा आपका 12r. दिस इज गोइंग टू बी 12r. ठीक है, तो ये so this is how we can calculate the difference between wave number of second line of Lyman series and first line of Balmer series. Second line of Lyman series के लिए बस ये n1 n2 पता हो and first line of Balmer series के लिए n1 n2 पता हो, इससे easily आ जाता है. पार्ट H बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये कंसेप्ट आपने किया है आज. इफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज की सेकेंड लाइन, इसका मतलब n1 की वैल्यू 2 एंड n2 की वैल्यू 4. सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज is used to excite helium ion already in the ground state. यही फोटोन लेकर के हीलियम आयन को ग्राउंड स्टेट में यानी n = 1 से लेकर के n = n में ले जाना है और आपको n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, यही लाइन यूज करके यहाँ एक्साइटेशन करना है, यानी इन दोनों लाइनों का, यहाँ से जो लाइन बनी, यहाँ से लाइन बनी, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, उनका फोटोन आइडेंटिकल होना चाहिए. और आज ही मैंने बताया है कि आइडेंटिकल फोटोन होने की क्या कंडीशन है. तो कैन बी n1 n2 मुझे पता है, n3 की वैल्यू 1 हो गई और n4 की वैल्यू n लिख दिया मैंने. ठीक है, सिंपली 1 to n. अब यहां जो मैंने कंडीशन आपको बताया था, n1 upon n3 is equal to n2 upon n4 is equal to z1 upon z2. तो n1 upon n3 पता है मुझे, यहां से n2 ले लेता हूं. 4 डिवाइडेड बाय n4 की वैल्यू n है इज इक्वल टू z1, यानी कि आपका ये बेरिलियम के लिए z1 की वैल्यू हो गई 4 एंड z2 जो कि हीलियम है इसकी वैल्यू हो गई 2. तो ये कितना हो गया, n की वैल्यू हो गई 2, यानी ये 2 में जाएगा. और वैसे भी आपको पता है कि जो 2 से 4 ट्रांजिशन होता है बेरिलियम का, वही हीलियम का 1 से 2 ट्रांजिशन होगा. सेम लॉजिक अपने को लगाना है. तो n की फाइनल वैल्यू 2 हो गई. अगला है हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट इन विजिबल रीजन. हम सबको बड़ा आसान सा तरीका पता होता है विजिबल के अंदर, कभी भी हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालने की बात आती है तो कैसे हम लोग करेंगे इसको. सिंपली हम लोग विजिबल में लाई करने के लिए एनर्जी का रेंज लिख लेते हैं. एनर्जी का रेंज कितना होगा विजिबल के लिए, फॉर विजिबल रीजन जो एनर्जी का रेंज होगा वो होगा 12400 अपॉन रफली 4000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम टू 12400 डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये अगर आप निकालोगे तो ये रफली आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस एनर्जी के बीच में जब लाई करेगा आपका फोटोन, तभी विजिबल रेंज में कोई फोटोन पड़ेगा. अच्छा, हमारा जो ट्रांजिशन है उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी है, डेल्टा ई मैक्स है. डेल्टा ई मैक्स है 13.6 into 4 square divided by 1 upon 1 square minus 1 upon 4 square. This comes out to, this is roughly 12.75 electron volt and delta E minimum हो जाएगा 13.6 into 4 square 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. हमारा जो ट्रांजिशन है एक्चुअली 4 से 1, उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी कितनी है. मैक्सिमम एनर्जी 4 से 1 के बीच में है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मिनिमम एनर्जी है 4 से 3 के बीच में यानी 10.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमारा जो विजिबल रेंज है वो ये एनर्जी रेंज होता है. अब आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी उस रेंज में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब एक भी फोटोन विजिबल में नहीं होगा. तो आंसर होगा 0. ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आया होगा आपको, स्पेशली जब गलतियां हुई होंगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि कितनी छोटी छोटी और सिली मिस्टेक्स करते हैं. तो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दिस. इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करिए और खुश रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.